हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में हम करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 के पेपर 2 यानी सी सेट के मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट ए क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। ठीक है, तो 64 आइडेंटिकल पीसेस इट मीन 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4। तो 4 इंटू 4 इसके अकॉर्डिंग हमें 64 बनाने हैं। ठीक है, तो सपोज करो एक क्यूब है हमारे पास, तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? देखो, इसमें हम क्या करना पड़ेगा, 3 कट तो हमें इस तरीके से लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ऊपर से। ठीक है, 3 कट लगाएंगे तभी ये 4 पीस बनेगा। 1 2 3 4। फिर 3 कट इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये भी 4 बन गए। तो 4 बाय 4 हो गया। और तीन ये तो नीचे तक जाएगा ना, जो ऊपर से हम कट लगा रहे हैं। ठीक है, और 3 कट हम इस तरीके से। ठीक है, तो टोटल 3 3 6 3 9 इस तरीके से। तो 9 कट आ जाएंगे। 3 + 3 + 3 = 9। ठीक है, तो इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें कि अगर मान लो कि हमें एन क्यूब पीसेस करने हैं ना, इट मीन्स n × n × n एन क्यूब पीसेस करने हैं, तो कितने कट लगाने पड़ेंगे हम? n-1 +n-1 +n-1 इट मीन्स 3 × n-1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द एक्सप्रेशन 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार इज चूजन फ्रॉम प्लस माइनस मल्टीप्लाई ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन? ठीक है, तो हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और मल्टीप्लाई ये यूज करना है। तो हमें बस ये देखना है कि पॉजिटिव मतलब हमें नंबर बड़ा करेगा, मल्टीप्लाई में नंबर बड़ा करेगा, माइनस से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो माइनस है उन दोनों को बैलेंस कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 4 3 2 1। ठीक है, अब देखो, अगर मैं सपोज करो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लगाऊं, अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लगाऊं तो 5 × 4 20 हो गया। उसके बाद जहां माइनस भी लगाते रहोगे ना तीनों, तब भी कितना आंसर आएगा? 14 आंसर आएगा। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में यहाँ पे लगाता हूँ, 4 कितना हो गया? 12। ठीक है, तब भी बहुत बड़ा नंबर बन रहा है। देखो 12 हो जाएगा ये। तब आप अगर सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है, तो 5 और 2 7, एक 8 - 12 - 4, बट हमें माइनस लगाना नहीं यहाँ पे। तो 5 के आगे नहीं लगा सकते, यहाँ पे लगाओगे तो 12 और 5 17 हो जाएगा। मतलब ये भी बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे फिर भी हम कह सकते हैं कि 6 हो गया। ठीक है, 6 के आगे एक माइनस लगा दिया। ठीक है, और बेसिकली देखा जाए और एक -1 के आगे लगा दिया, तो हमारे पास बन जाएगा 5 + 4 9 -6 3 -1 2। तो ये एक फिर भी लग रहा है ना कि ऑप्शन में दिख रहा है हमें आंसर कि 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का मिनिमम मतलब यूज हो रहा है ना, कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। 2 × 1 2। अब देखो, अगर हम देखें 2 और 5 मिलके क्या बना रहे हैं? 7। 4 और 3 7 है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो तीनों साइन यूज हो गए, ये 2 बार यूज हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा -7, ये मिलके हो जाएगा +7, ये बन जाएगा 0। ठीक है, ऑप्शन डी। तो अगर डायरेक्टली किसी को देख के बनता है तो वो तो बेस्ट है ना? नहीं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि अप्रोच की मल्टीप्लाई को सबसे पहले लेके चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए सर्टेन नंबर ऑफ men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days वेयर k इज ए नेचुरल नंबर। बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ men बी इंक्रीज सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 days। ठीक है, तो हमें अगर 6 days लग रहे हैं पहले, अब हमें जल्दी करना है तो ऑब्वियसली हमें मैन बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमें पता है कंसेप्ट क्या होता है, मैन इंटू डेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है।
नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज कांस्टेंट है ना, अगर काम वर्क कांस्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं जो पहले थे ना, 100 मैन काम कर रहे थे, ठीक है, और कितने डेज में काम कर रहे थे, 6 डेज, तो टोटल काम हो गया ना 600K। तो ये इक्वल टू होना चाहिए, बाद में नंबर ऑफ मैन मान लो M थे, अब उनको 5K डेज में काम करना है, ठीक है। तो के कैंसिल, 500 से कट गया 20, तो M की वैल्यू आ गई 120। पहले 100 मैन होते थे, फिर बाद में 120। अब 100 लेने का रीजन ये है कि परसेंटेज बहुत इजीली निकल जाएगा। 100 से 120 जाना है, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 20%, ऑप्शन सी। ठीक है, +20, या फिर परसेंटेज में भी 20% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours, and 8 hours respectively. However, only one person at a time can work in each hour, and nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला कि अल्टरनेट, मतलब लगातार 2 घंटे काम नहीं करेगा कोई भी, ठीक है, और एक ही बंदा एक टाइम पे काम करेगा। तो सबसे फास्ट तो देखो एक्स है ना, क्योंकि 6 घंटे में काम कर दे रहा है। एक्स, वाई और जेड की एफिशिएंसी सेम है, बट एक्स से कम है। तो अगर हम टोटल वर्क एज्यूम कर लें यूनिट्स में, ठीक है, 6 8 8, 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24। तो जो एक्स, हम अगर देखें, हम एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी देखें, तो कि कितना काम कर देते हैं 1 घंटे में, ठीक है, 24 यूनिट काम है। तो 6 घंटे में कंप्लीट कर रहा है एक्स, तो 4 यूनिट 1 घंटे में कर रहा है। वाई और जेड 3 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पर घंटे की एफिशिएंसी आ गई, पर घंटे इतना काम करते हैं। अब एक्स फास्ट है, जितना जल्दी हमें काम करना है, हमें एक्स से ज़्यादा काम करवाना पड़ेगा, ठीक है, पर हम लगातार काम नहीं करवा सकते हैं एक्स से, ठीक है, 1 घंटे का ब्रेक तो चाहिए। तो एक्स वाई एक्स जेड इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले एक्स काम कर रहा है, फिर वाई अगले घंटे में, फिर एक्स, फिर जेड, फिर एक्स, फिर वाई, ठीक है। अब वाई जेड को किसी किसी को भी करवाते रहो, दोनों की एफिशिएंसी सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स ने काम कितना किया, 4 यूनिट, वाई ने 3 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है, 6 घंटे तो लिखे हुए हैं ना, मिनिमम है। तो यहाँ पे कितना काम हो गया, 4 3 7 7, 21 यूनिट काम होगा। फिर उसके बाद फिर एक्स आएगा, तो ये तो काम हुआ 6 घंटे में। अब बचा कितना काम है, 3 यूनिट काम बचा ना। तो 6 घंटे, एक्स कितना यूनिट काम करता है 1 घंटे में, 4 यूनिट। तो 3 यूनिट काम करेगा 3/4 आवर से, यानी कि 45 मिनट्स, ठीक है। तो 6 आवर पूरे और 45 मिनट्स बाद में लगेंगे एक्स को, क्योंकि 3 यूनिट काम ही बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी consecutive zeros आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर obtained इन द प्रोडक्ट 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8 एंड सो ऑन, ठीक है। जो भी बेस है उसका डबल है पावर में। तो अभी देखो जीरोस कैसे बनती है ना, 0 10 से बनती है, 10 किससे बनता है, 2 और 5 से। तो हमें 2 और 5 के पेयर देखने कितने बनेंगे, जितने, और मिनिमम देखना कौन होगा, क्योंकि अगर मान लो, ये नहीं डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि मान लो अगर 2 की पावर 2 है, इंटू 5 करेंगे तो 20 आएगा। तो एक ही पेयर है ना 2 और 5 का, तो एक ही जीरो आएगी, ठीक है। तो हमें मिनिमम चेक करना है कि 5 एक ही बार है, तो एक जीरो आएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, तो ये 125 इंटू 4, 125 इंटू 4 यानी कि 500, ठीक है। तो जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतनी जीरोस आएंगी, ठीक है। तो मिनिमम क्या है, 2 है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो हमें वो देखना है। अब नॉर्मली इसमें क्या देखोगे आप, 2 बहुत बार आएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें लिखोगे आप 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, इंटू 3 की पावर 6, इंटू 4 की पावर 8, इंटू 5 की पावर 10, इंटू 6 की पावर 12, इंटू 7 की पावर 14, इंटू 8 की पावर 16, 9 की पावर 18, इंटू 10 की पावर 20, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो दिखाने के लिए कि 2 कितनी बार आ रहा है। देखो यहाँ 2 की पावर 4 आ गया,
यहाँ देखो 4 के अंदर तो 2 की पावर 2 होता है, तो 2 की पावर 16 हो गया यहाँ पे। और यहाँ भी 2 की पावर 12, यहाँ तो 2 की पावर 3, फिर 16, 2 की पावर 48, तो 2 तो बहुत बार है। बट देखो 5 की पावर 10 ही है, यहाँ पे 5 की पावर 20 है, तो हमें 5 की पावर्स देखनी है ओनली, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा हमें? 5 की पावर 10 मल्टीप्लाई विथ 10 में क्या है, 20 पावर है, फिर 15 की पावर 30, फिर 20 की पावर 40, फिर 25 की पावर 100, ठीक है। अब एक चीज चेक करोगे, देखो यहाँ पे 5 कितने बार आ गया, 10 टाइम्स आ गया, इनटू, सॉरी प्लस, ठीक है, पावर ऐड होती है ना। यहाँ 5 की पावर कितनी है, 20। यहाँ 15 में 5 की पावर कितनी है, 30। 20 में 5 की पावर कितनी है, 40। अब देखो 25 में 2 बार 5 आ रहा है ना, 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर, और पावर 100, तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 200। अच्छा सॉरी, उल्टा गलत लिख दिया मैंने, 50 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 50 तब जाके 100 होगा। यहाँ पे 50 फिर 100, ठीक है, प्लस 100, ठीक है, तो 100, 10 + 20 30, +30 60, +40 100, +100 200, ठीक है। और इसी तरह से फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस आते हैं कि एन फैक्टोरियल है, मान लो 30 फैक्टोरियल है, उसमें एंड में कितनी जीरोज आएंगी, ठीक है, उसमें भी से कंसेप्ट रहता है कि 2 तो बहुत बार आ जाता है, तो हमें सिर्फ 5 चेक करना होता है कितनी बार आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन January 1st 2023 a person saves ₹1, on January 2nd he saves to more than that on the previous day, on January 3rd he saved to more than that on the previous day, and so on. At the end of which date was his total savings a perfect square as well as perfect cube, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखो जो 1 जनवरी है, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th, ठीक है, 9 तक तो आंसर है। पहले दिन उसने 1 रुपया सेव किया, फिर दो ज्यादा, फिर अगले दिन और दो ज्यादा, 7 9 11 13 15 17, ठीक है। अब एक चीज देखो कि टोटल पहले दिन की सेविंग कितनी होगी, 1, दूसरे दिन की मिला के कितनी होगी, 4, 3 दिन की मिला के होगी 9, 4 दिन की मिला के होगी 16। तो एक पैटर्न दिख रहा है कि 4 2 का पहला 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। यही होता है, अगर हम 1 से लेके कॉन्जिक्यूटिवली ऑड नंबर्स को ऐड करते हुए जाए, हमें कंप्लीट स्क्वायर मिलते रहेंगे ना, 4 9 16 है ना, पहले 4 का, 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें पता चलेगा कि हाँ स्क्वायर तो बन ही रहे हैं, हर दिन जो भी एक कलेक्शन हो रही है सेविंग्स की, वो स्क्वायर तो है ही, ठीक है। अब हमें देखना है कि पहला ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो परफेक्ट क्यूब भी है, ठीक है, तो वो है 64, कि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, 64, और वो 4 का क्यूब है 64। तो 64 कहाँ पे कलेक्ट होंगे, यहाँ तक, ठीक है, 8 जनवरी, ठीक है, तो करके देख लो सम। 4 यहाँ तक हो गया था, 9 16, 16 + 9 25, +11 36, 6 का स्क्वायर, 36 + 13 49, +15 64, ठीक है, बस ये। अगर पैटर्न आपको समझ आ गया तब भी क्लियर हो जाएगा, नहीं तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास थोड़ी जल्दी ऐड करोगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 2 2 रेज टू पावर 3 3 3 +3 3 3 रेज टू पावर 2 2 2 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो सबसे पहले हमें पता है कि ये इवन है, इवन की पावर कुछ भी हो तो वो इवन ही आएगा हमेशा, ठीक है। ये हमारा ऑड नंबर है 3 3 3, इसकी पावर कुछ भी हो ये हमेशा ऑड आएगा। ये इवन है प्लस ऑड है, आंसर क्या आएगा, हमेशा ऑड आएगा। तो ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। और बेसिकली ये 37 से डिविजिबल है ही, क्योंकि 1 1 1 जो है 37 से डिविजिबल होता है 3 से। तो अगर 1 1 1 है तो 2 2 भी होगा, 3 3 3 भी होगा, 4 4 4 भी होगा, ठीक है। और 3 से भी होगा कि 2 + 2 4 + 2 6, 6 3 से डिविजिबल है तो 2 2 भी होगा, ठीक है। इस तरह ये तो होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद हनी सो एज टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी, ठीक है। तो इसमें सपोज कर लो कि जो कॉस्ट प्राइस है ना हनी का,
वो 100 रुपीज पर 100 ग्राम है, ठीक है। तो 20% गेन चाहिए। अब जो हनी, जो अमाउंट है, अब वो बेचेगा कि मैं तो कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो 100 रुपीज में दे रहा है, पर उसको यही चीज बेचनी है 120 रुपीज में, ठीक है। तो उसको बोलना पड़ेगा कि मैं तो 100 रुपीज पर 100 ग्राम, यानी कि 1 रुपये 1 ग्राम का दे रहा हूँ, तो 120 रुपये ले रहा है वो। तो 120 ग्राम हनी देना पड़ेगा उसको, पर उसको देना तो 100 ग्राम हनी है। तो इसका मतलब उसको +20 ग्राम क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर, ठीक है। तो कितना परसेंट हो गया 100 का, 100 का कितना होगा 20%, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्receding द zeros इन द वैल्यू ऑफ 30 raised to power 30, ठीक है। तो कौन सा राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट आएगा ना जीरोस के बाद। देखो, सबसे पहले 30 की पावर 30 है, तो 3 की पावर 30 इंटू 10 की पावर 30, ठीक है। 10 की पावर 30 से सारी जीरोज आ जाएंगी, यहाँ से हमारे पास वो नंबर आ जाएगा 3 की पावर 30 से। तो देखो, 3 की पावर किस हिसाब से आती है, 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या आता है 3, 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट आता है 9, 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट आता है 7, 27 का यूनिट डिजिट 7, 3 की पावर 4 का 81 यानी 1। सिमिलरली फिर 3 की पावर 5 का भी 3 आएगा, 243, 6, ठीक है। तो ये साइक्लिसिटी क्या होती है 3 की पावर की 4, 3971, इस तरीके से रिपीट करता जाता है, ठीक है। तो 3 की पावर 6 का 9, 3 की पावर 7 का 7, 3 की पावर 8 का फिर 1। और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 30, तो 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, बेसिकली वही 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट जो कि हो जाएगा 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 421 एंड 427 व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर लीव द सेम रिमाइंडर 1, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर, ठीक है। तो सबसे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कोई 421 और 427 किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, इट मीन्स क्या है, अगर हम -1 कर देंगे दोनों नंबर में से, तो 420 और 426 ये दोनों क्या होंगे, अ, उस नंबर से टोटली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका अगर मैं फैक्टर बनाऊं, ये बनेगा 6 × 70, ये बनेगा 6 × 71। तो दोनों का HCF आ गया 6, ठीक है। 426। तो बस हमें ये 6 के फैक्टर देखना है, 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो 6 हो गया, 6 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, ठीक है। और ये दोनों डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर 1 देंगे, 3, ठीक है। तो ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 3 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर 1 देंगे, 2, ठीक है। 2 से देंगे देंगे, ऑड नंबर है। और 6 के फैक्टर 1, बट 1 तो पूरा डिवाइड कर ही देगा, तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी सिमिलर कंसेप्ट पे है। एक कैन X कंटेन्स 399 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड कैन Y कंटेन्स 532 लीटर्स ऑफ डीजल, दे आर टू बी bottled in bottles of equal size so that the whole of the petrol and diesel would be separated bottled. The bottle capacity in terms of liter is an integer. How many different bottle size are possible, ठीक है। तो इसमें सेम कंसेप्ट है, हमें HCF फाइंड करना है इसका। तो इसके या तो आपको पता होने तो सिंपल है, तो फैक्टर बना लो, ठीक है। सबसे पहले 3 दिख रहा है हमें, 133, तो अब 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से हो रहा है, देखो 7 × 19, ठीक है, 532। तो ये नहीं हो रहा है, 7 से देखते हैं, 7 × 4 6, ठीक है। चलो, तो ये 4 से हो जाएगा 19, ठीक है। तो इनका जो HCF आएगा वो आएगा 19 × 7, बेसिकली 133, ठीक है। अब बस ये देख लो कि जो इसी के फैक्टर देख लो 133 के, एक तो 133 लीटर की बोतल्स हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों को डिवाइड करेगा 399 और इसको, फिर 19, फिर 7, फिर 1, इसमें 1 इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि वो बोतल तो 1 लीटर की भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, तो अगर मैं देखूं, जो 399 है,
लीटर है, और वाई जो है 532। ठीक है, बस आंसर तो वैसे 4 आ जाएगा, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। तो अगर बोतल का साइज 133 लीटर है, ठीक है, तो जो 399 लीटर पेट्रोल है वो कितनी बोटल्स में आ जाएगा? 3 बोटल्स में आ जाएगा। और ये अपना 4 बोटल्स में आ जाएगा। बोतल का साइज अगर 19 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 21 बोटल्स में, ये आ जाएगा 28 बोटल्स में। और अगर 7 है तो ये 57 में, है ना, 19 दिया 57 में, ये आ जाएगा 76 बोटल्स में। बोतल का साइज वही, अगर 1 लीटर भी हो सकता है ना, इंटीजर भी है, एक इंटीजर भी, तो ये इसको 399 बोटल्स लगेंगी, और इसको वही 532। ठीक है, तो ये 4 साइज हो गए बोटल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सम s is equal to x plus y plus z where x y z are distinct prime numbers each less than 10. The unit digit of s can be 0, can be 9, can be 5। ठीक है, तो देखो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स ईच लेस देन 10, तो 2, 3, 5, 7 है ना, 2, 4, 6, 8, 9। ठीक है, ये बचे। अब देखो, सबसे पहले तो अगर 2 को इंक्लूड कर रहे हैं, एक इवन नंबर हो गया, दो ओड नंबर हो गया, सम क्या आएगा? इवन ही आएगा ना। तो 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 10, तो 0 पॉसिबल है। ठीक है, और एक ही इवन नंबर मतलब एक ही इवन दिया हुआ है। ठीक है, 7 को इंक्लूड 2, 3, 7 करेंगे 12 आएगा, 2, 5, 7 करेंगे 14 आएगा। ठीक है, 2 और 4 है ही नहीं, तो मतलब ही नहीं है। फिर 3, 5 और 7, 5, 3, 8, 7, 15। ठीक है, तो बस 5। एक ही ऐसा ट्रिपलेट बन रहा है जिसमें तीनों ओड है, तो ओड सम आ सकता है। ठीक है, तो और कुछ 9 तो पॉसिबल ही नहीं किसी भी तरीके से, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द सीक्वेंस दैट फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सीक्वेंस। ठीक है, इसमें बस आपको लिख के देखना है ना, तो कोशिश करो एग्जाम में, तो अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम है ऐसा क्वेश्चन आए तो पेंसिल यूज करो बेसिकली, है ना, क्योंकि बार बार आप लिखोगे खुद से, पेन से एक बार लिख दिया, फिर वहां कटिंग होगी, आपको उतना समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे पहले बी, ए, डी, सी, अब पैटर्न बना के देखो, A B B C D, A B B C D, A B C D D, A B C C D। एक कुछ बन तो रहा है कि एक लेटर रिपीट हो रहा है, बट कुछ पैटर्न नहीं है। यहाँ बी रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है, फिर डी, फिर सी। ठीक है, अगर कुछ बिल्कुल रैंडम नहीं बना, मतलब और भी रैंडम बना, तो ऑब्वियसली आंसर सही हो सकता है। बाकी देखते हैं। B A C D, देखो यहाँ पे बी रिपीट हो रहा है, A B B C D, A B B C D, A B C C D, A B C D D। ठीक है, अभी भी बी रिपीट हो रहा है, फिर C C C D। तो देखो A A C D, अभी देखो A A B C D, ए रिपीट हो रहा है, A B B C D, बी रिपीट हो रहा है, A B C C D, सी रिपीट हो रहा है, A B C D D। तो ये सही है ना? तो नेक्स्ट चेक कर लो, A A D C। ठीक है, पहले डी रिपीट हो रहा है, फिर सी। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो सी ज्यादा बेटर है, प्रॉपर एक सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पर्सन्स P and Q enter into a business. P puts 14,000 more than Q, but P has invested for 8 months and Q invested for 10 months. If P's share is 400 more than Q's share out of total profit of 2,000, what is the capital contribute by P? सबसे पहले तो हम इसका प्रॉफिट का शेयर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2,000 को डिवाइड किया इस तरीके से कि पी का शेयर 400 रुपये ज़्यादा है, तो अगर आप थोड़ा वैसे ही कैलकुलेशन करोगे तो 1200 और 800 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर क्यू का पी का शेयर क्यू से ज़्यादा ना, तो पी प्लस क्यू, ये शेयर की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट शेयर की। पी प्लस क्यू का प्रॉफिट कितना है? 2,000, और पी का क्यू से 400 ज़्यादा है, तो क्यू प्लस 400 प्लस क्यू इज इक्वल टू 2,000। 2Q इज इक्वल टू 1,600, तो क्यू जो आ गया 800 आ गया, और पी कितना आ गया 1,200। ठीक है, तो ये लिख के भी कर सकते हो, नहीं तो अगर तुरंत देखते ही दिमाग में आए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। फिर अगर देखा जाए, हमें
पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट लगाया इनटू कितने टाइम के लिए, है ना। अमाउंट पे डिपेंड करेगा और टाइम पे भी डिपेंड करेगा। तो पी ने जो है क्यू से 14,000 ज्यादा लगाया, तो क्यू का अमाउंट अगर क्यू है तो पी का हो गया क्यू प्लस 14,000। तो पी का अमाउंट कितना हो गया, क्यू प्लस 14,000, और कितने टाइम के लगाया है, 8 मंथ्स के लिए। और क्यू ने अमाउंट लगाया है क्यू। अब ऐसे क्वेश्चन से आप ये चीज कर सकते हो, हमें पूछा क्या है, हमें पी का अमाउंट पूछा है ना। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप कम करने के लिए हम पी का अमाउंट पी लेते हैं, क्यू का अमाउंट लेते हैं पी से 14,000 कम। ठीक है, बस ये है कि इससे डायरेक्टली पी की वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो बाद में क्यू निकाल लेंगे फिर हम 14,000 ऐड करेंगे, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक है ये, बट हाँ किसी क्वेश्चन में क्या है कि बाद में भी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है कि पुट करने पे आ रहा है, करना पड़ रहा है हमें थोड़ा सा, कि एफर्ट लग रहा है, तो वो बच जाएगा उससे। ठीक है, दोनों के जो अमाउंट इनटू टाइम का मल्टीप्लाई है वो किस पे डिपेंड कर रहा हो, उसी पे डिपेंड कर रहा हो प्रॉफिट। तो इन दोनों की प्रॉफिट का रेशियो हो गया इसके इक्वल। ठीक है, तो 1202 जीरो कट गई, पहले तो 4 दिए 12, 4 दूनी 8, ये कट गया इससे 5। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 8p ही आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है। फिर 5 दिए 15, p माइनस 14,000। फिर 8p इज इक्वल टू 15p माइनस 15 × 14। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है क्योंकि हम कट जाएगा। वो आ गया 7p, 15p माइनस 7p। ठीक है, तो बस p की वैल्यू कितनी आ गई, 15 × 14,000 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 कट गया 14 से, आ गया 2,000, 2,000 × 15, 30,000। ठीक है, तो p की इन्वेस्टमेंट है 30,000। ठीक है, तो क्यों की हो जाएगी, इसको में से 14,000 माइनस कर दो, 16,000। ठीक है, तो 16,000। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी सैलरी इज 20% लोअर देन दैट ऑफ क्यू सैलरी विच इज 20% लोअर देन ऑफ आर सैलरी, बाय व्हाट परसेंट इज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी। ठीक है, देखो आर की सैलरी हम मान लेते हैं 100, आर से 20% कम, यानी 100 का 20%, 100 का 20% 20 होगी। तो क्यू की सैलरी कितनी होगी, 80। 80 से 20% कम, 80 का 20% हो गया 16, 16, तो हो गया 64 पी की। अब बट हमें पूछा है कि आर की सैलरी कितनी ज्यादा है पी की सैलरी से, तो पी की सैलरी से आर की सैलरी ज्यादा, 36 रुपीज। तो कितना परसेंट होगा 36 64 का, 36 डिवाइड बाय 64 × 100। तो ये हो जाएगा 9 × 4 = 36, 16 × 4 = 64, तो 4 और ये 25, 25 ना आया, 225/4, तो 56.25%, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। ठीक है, तो हमने देखना है कि किसी नंबर को हमने डिवाइड कर दिया 4 से मल्टीप्लाई करने की जगह, तो कितना चेंज आ गया। तो एक्चुअल, मान लो कि कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, चाहे एक्स ले लो, यहाँ एक नंबर ले लो, कि बेटर रहेगा ना, जितना हम वेरिएबल में जाना चाहे उतना बेटर है। तो सबसे पहले सपोज करो कि 4 था मेरे पास, मुझे क्या करना था, 4 × 4 करके 16 बनाना था, पर मैंने क्या किया, गलती से डिवाइड कर दिया 4 को, तो मेरा 1 बन गया। ठीक है, तो एक्चुअल में तो ये है, ठीक है, कि ये चाहिए था मुझे, ठीक है, बट मिला क्या मुझे, 1। तो कितना एरर हो गया, तो एरर क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस 16 - 1 डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, कि क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो कितना एरर हो जाएगा मेरा, 15/16, तो बेसिकली वो ये 93 पॉइंट, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर आएगा ना, 100 के आसपास ही आएगा, तो ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में तो मुझे लगता नहीं कि अगर इतना दूर दूर आंसर हो तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है, अगर वही 92 93 94 95 हो तब हमें एक्चुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी,
15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सारे स्टूडेंट्स हैं। हम एक तो पास वाला बना लेते हैं, एक बना लेते हैं हम। ठीक है, अब जो गोले हैं वो है पास वाले, ये है इंग्लिश का पास होने का, ये हिंदी के पास होने का। अब और ये फेल होने का बाहर वाले। ठीक है, अगर देखा जाए कितने तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, चार तरह के। एक तो दोनों में फेल है, वो तो बाहर वाला एरिया होगा। एक सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास है, मान लो जो सिर्फ इंग्लिश में पास है वो ये वाला एरिया होगा। जो सिर्फ हिंदी में पास है वो ये वाला एरिया होगा, ओनली वन एग्जाम, तो बस हमें ये वाला चाहिए। और ये दोनों पास हैं। तो अगर देखा जाए ये है 15%। ठीक है, ये कितने हैं टोटल, 85% हो गए जो मिनिमम एक सब्जेक्ट में पास हैं या फिर दो में पास हैं। ठीक है, और देखो पी जो नंबर है, जो दोनों में से एक में तो पास हैं, वो आएगा कितने इंग्लिश में पास है प्लस कितने हिंदी में पास है माइनस कितने दोनों में पास है। ठीक है, अब ये कितने हैं टोटल, जो मिनिमम एक ना एक में तो पास है, ये है 100 माइनस 15, 85। यस 80, ये 70, ये मैं फाइंड करना है ना कि दोनों में कितने पास है। तो 80 प्लस 70 150, 150 माइनस 85, बेसिकली ये 65 आ जाएगा। ठीक है, तो 65 कौन से बच्चे हो गए, ये वाले कि दोनों में पास हैं। तो इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे, ये टोटल 80 होने चाहिए, इंग्लिश वाले हो जाएंगे 15। और ये टोटल 70 होने चाहिए, तो ओनली हिंदी वाले हो जाएंगे 5। तो अगर देखा जाए ओनली एक सब्जेक्ट पास होने वाले ये बच्चे हैं, एक तो 15, ये सिर्फ इंग्लिश में पास है, और एक ये वाले हैं 5 हिंदी में, तो 15 और 5 20%। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फादर सेड टू हिज सन एन years back, I was as old as you are now, my present age is 4 times your age n years back, if sum of the present age of the father and son is 130 years, what is the difference of their ages। ठीक है, तो प्रेजेंट एज का सम जो 130 है, तो देखते हैं। तो अगर हम बात करें एन ईयर्स बैक, प्रेजेंट की बात करें, एन ईयर्स बाद की, एन ईयर्स पहले की। सबसे पहले हमें किसकी एज चाहिए, डिफरेंस ऑफ द एज चाहिए। चलो ठीक है, ये फादर की एज एफ मान लो, फादर सन। ठीक है, फादर की आज की एज एक्स है, सन की हो जाएगी 130 माइनस एक्स, क्योंकि सम प्रेजेंट एज का दोनों का 130 है। ठीक है, और एन ईयर्स बैक क्या होगी इसकी एज, एक्स माइनस एन, एक्स प्लस एन। ठीक है, इसका हो जाएगा 130 माइनस एक्स माइनस एन, हो जाएगा 130 माइनस एक्स प्लस एन। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, एन ईयर्स बैक, फादर ने कहा एन ईयर्स बैक आई वॉज एज, और आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, मतलब एन ईयर्स पहले मैं, तेरी जो आज की उम्र है उतना था, तो बेसिकली आ जाएगा एक्स माइनस एन इज इक्वल टू 130 माइनस एक्स। ठीक है, फिर माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम, प्रेजेंट एज इज 4 टाइम योर एज एन ईयर्स बैक, एन ईयर्स बैक। अच्छा, ये फ्यूचर वाला तो करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये एक्स जो है इसका 4 टाइम्स है, तो एक हमें मिल गया कि, एक तो हम इससे निकाल लेते हैं कि 2x माइनस एन इज इक्वल टू 130, और दूसरी इक्वेशन बनी, एक्स क्या है 4 टाइम्स है 130 माइनस एक्स माइनस एन, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 520 माइनस 4x माइनस 4n। तो 5x आ गया प्लस 4n, ये आ गया 520। ठीक है, और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 8x प्लस 5x,
13x इज इक्वल टू यह जगह 1040, एक्स की वैल्यू होगी 1040 डिवाइड बाय 30, तो यह जगह 80। ठीक है, एक्स की वैल्यू 80 आ गई, तो सन की एज कितनी आ गई, फादर की एज आ गई। ठीक है, सन की एज आ गई 130 माइनस 80, 50। तो हमें क्या चाहिए, दोनों की प्रेजेंट एज का डिफरेंस। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, इसको अगर हम वैसे करना चाहें कि ऑप्शन से भी कर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कि दोनों की एज का सम हमें 130 दिया, डिफरेंस 30 लेके कर लो पहले। अगर ऑप्शन ए में सही बन रहा तो हो सकता है पहले बार में हो जाएगा। ठीक है, बाकी नहीं तो हमें वेरिएबल लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एन भी एक वेरिएबल दिया अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग 100 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं। 1 मेट्रिक टन इज 1000 kg एंड 1 हेक्टेयर इज 10,000 मीटर स्क्वायर, तीनों सही है, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स बी ए टू डिजिट नंबर एंड वाई बी अनदर टू डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द इंटरचेंजिंग ऑफ digits of x. If x plus y is the greatest two digit number, then what is the number of possible values of x? ठीक है, तो x एक टू डिजिट का नंबर है, y क्या है, अनदर टू डिजिट का नंबर है, और इंटरचेंज करने से बना है डिजिट ऑफ x के। x प्लस वाई है ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या है, 99। ठीक है, तो क्या वैल्यूज ऑफ x की पॉसिबल। ठीक है, अब देखो अगर हम नॉर्मल इसको करना चाहें, x एक नंबर है, मान लो ए बी ना, ए 10th प्लेस पे है, बी क्या है, यूनिट प्लेस पे, y होगा बी ए। तो x जो होगा बेसिकली वो 10a+b होगा, और y जो होगा वो होगा 10b+a। तो दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो ये 11a+11b आएगा। ये किसके इक्वल आना चाहिए, 19 के, 99 के। तो यहाँ से a+b आ जाएगा 9, मतलब दोनों के डिजिट्स का सम जो है 9 होना चाहिए। तो x की मतलब क्या क्या चीजें हो सकती हैं, 18 हो सकता है। ठीक है, y हो जाएगा 81, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 99। 81 हो सकता है, 27, 36, 45, 54, 63, 72 और 81, ये पॉसिबिलिटी है एक्स की। तो 1 से लेके 8 तक ये हो गए, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, वेट ऑफ 6 बॉयज इज इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ 3 मेन एंड इज इक्वल टू वेट ऑफ 4 women. If the average weight of the women is 63 kg, then what is the average weight of the boys? देखो 6 बॉयज का वेट किसके इक्वल है, 4 women के, तो 6 × b इज इक्वल टू 4 × women का वेट कितना है, 63। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 63 डिवाइड बाय 6, तो 21, यहाँ पे 2 आ गया, ये 2 से 21 × 2 42, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द आवर and the minute hand coincide in a clock between 10 a.m. to 2 p.m. सेम डे। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो कि अगर सपोज करो कि अगर 12, 3, 6, 9, ठीक है, अगर 10 बजे हैं, ठीक है, अब 10 से 11 का सीन देखो, जब ये मिनट वाली सुई घूमेगी, ठीक है, ये घूमती घूमती और ये धीरे धीरे मूव कर रही होगी 11 की साइड, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों कंसाइड करेंगी, और बेसिकली 10 और 11 के बीच में एक बार कंसाइड कर रही हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया 10 से 11। ठीक है, पर जब आप देखोगे कि जब 11 बजे हैं, ठीक है, 11 के बाद 11 और 12 के बीच में कहीं कंसाइड नहीं करेंगी, जब एग्जैक्टली 12 बजेंगे, जब ये सुई मिनट वाली सुई घूमेगी, जब ये 12 में पहुंचेगी, सेम टाइम पे हमारी आर एंड भी 12 में पहुंचेगा। इट मीन्स नेक्स्ट टाइम ये कंसाइड करेंगे कहाँ पे, 12 पे ही। ठीक है, तो एक तो हो गया 10 और 11 के बीच में, एक एग्जैक्ट 12 बजे। ठीक है,
ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं नॉर्मली अगर 12 नहीं आ रहा बीच में, अगर मान लो 3 से 6 हो, फिर हम बोलेंगे 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ठीक है। बट नहीं, यहाँ पे एग्जैक्टली 12। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो मिनट वाली सुई है, ये आगे जाएगी, ठीक है, कंसाइड कर लिया, आगे चलेगी, फिर 12 तक पहुंच गई, सेम टाइम में ये हमारी जो आर एंड है उस टाइम में ये पहुंच गई 1 बजे, ठीक है। तो 12 से 1 के बीच में कंसाइड नहीं किया है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। फिर जब 2 बजने वाले होंगे तब ये आगे बढ़ेगी, जब ये सुई थोड़ा सा 1 से आगे होगी, यानी 1 और 2 के बीच में होगी, तब दोबारा कंसाइड करेंगे, यानी एक बार होगा 1 से 2 के बीच में, तो टोटल 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है बस इसमें इसीलिए अलग सा आंसर आएगा क्योंकि बीच में 12 बज रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन है, इसको तो या तो याद भी कर सकते हो, ये लीप ईयर से नेक्स्ट का ईयर है, ठीक है। तो जब भी लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर होगा वो 6 साल बाद सेम आएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करो 2025 है, ठीक है, 2026 है। अब देखो सपोज करो ये मंडे से स्टार्ट होता है, हमें नहीं पता, ठीक है, मंडे से स्टार्ट होता है, एज्यूम कर रहे हैं हम। तो ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है। हर एक जो ईयर है नॉर्मल, उसमें एक और डे, एक एक्स्ट्रा दिन बचता है ना, कि 52 वीक्स पूरे होंगे, एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। तो 26 जो है ट्यूसडे स्टार्ट होगा, सिमिलरली 26 का भी एक और डे, ठीक है, 27 फिर वेडनेस स्टार्ट होगा, ठीक है। 27 खत्म हुआ, 27 का भी लास्ट एक दिन बचेगा, तो इट मीन्स 28 स्टार्ट होगा थर्सडे से। बट 28 जो है वो लीप ईयर है, इसमें 2 और डे बचेंगे, इट मीन्स थर्सडे पे अगर स्टार्ट हुआ ये 29 स्टार्ट होगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे से, ठीक है, ये सैटरडे से, सिमिलरली ये संडे से, फिर दोबारा मंडे से, ठीक है। तो ये रिपीट हो गया ना 6 साल बाद, है ना ये, बट ये 6 साल किसके लिए है, लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, और ऑप्शन आएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट पी क्यू बी ऑड, पी और क्यू ऑड है, एंड आर एस बी इवन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पी माइनस आर स्क्वायर क्यू इंटू एस इज इवन, क्यू माइनस एस क्यू स्क्वायर एस इज इवन, क्यू प्लस आर स्क्वायर पी प्लस एस इज ऑड, ठीक है। सबसे पहले देखो आर और एस इवन है, देखो यहाँ पे एस इवन है, इवन से किसी को मल्टीप्लाई करो, चाहे वो ऑड है चाहे इवन है, हमेशा आंसर आएगा इवन, ये बात सही है। सेकंड में भी एस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन। थर्ड देखो क्यू प्लस आर, ये ऑड है, आर इवन है, तो ऑड प्लस इवन ऑड आएगा, ये भी ऑड और इवन है, तो बेसिकली ऑड इंटू ऑड आएगा, जो कि ऑड आएगा, ये बात सही है, तो ऑप्शन आएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड व्हेन क्लॉक शोज 4:25, ठीक है। तो 4:25, इसकी जरूरत नहीं, चलो 12, 6, 3, 9, 5, 4, देखो जब, ठीक है, 4 बजे हैं, 4:25, ये सुई 5 पे आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब अगर ये देखो कि जब मान लो कि सुई 4 पे है, ये 5 पे, ये एंगल 30 डिग्री होता है ना, अगर दो सुई, एक 4 पे एक 5 पे 30 डिग्री होगा, तो ये वाली जो सुई है थोड़ा सा मूव करेगी, ठीक है। तो 30 से कम आंसर आने वाला है, सारे आंसर 30 से कम ही है, तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर कोई ऐसा कुछ होता है कि एक ही आंसर 30 से कम का है, बाकी सारे आंसर 30 से ज्यादा है, तो हम सीधा टिक लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखना है कि ये कितना एंगल मूव करेगी 25 मिनट में, तो उतना एंगल हम 30 से कम कर देंगे ना। सपोज करो कि ये कुछ एंगल मूव करी और यहाँ पे आ गए,
ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है, वो हम 30 से माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर एक और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करें, ठीक है, अगर मैं 4.5 की बात करता, अगर मैं 4.5 बोलता, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट 4 और 5 के बीच में आती, तो ये साढ़े 30 की बात हो रही है, 15 डिग्री आगे जाती। ठीक है, तो 15 डिग्री अगर आगे जाती तो ये 15 होता। ठीक है, बट 15 से कम थोड़ा आगे गई होगी। ठीक है, तो ये 15 से ज्यादा ही आंसर आ रहा होगा, ये चीज अगर आपको समझ आई हो तो। ठीक है, ये और ऑप्शन बचा हमारा सीओडी। अब देखो, जो 60 मिनट में हमारा जो आर एंड है वो 30 डिग्री तक कवर करता है ना, 30 डिग्री यानी 1 घंटे में यहाँ से सुई यहाँ गई, ये 30 डिग्री कवर किया। तो 1 मिनट में कितना कवर करती है, हाफ डिग्री। और 25 मिनट में कितना करेगी, 25 का हाफ हो गया 12.5 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना मूव करा है इसने, 12.5 डिग्री। तो 30 - 12.5, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये, मतलब अगर आपको थोड़ा सा कि फॉर्मूला वगैरह नहीं याद करना है तो इस तरीके से करते हो, बाकी अगर फॉर्मूला किसी ने याद किया हुआ है डायरेक्टली फिर तो वो अलग चीज है। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द फाइव यूज्ड इन नंबरिंग ए 260 पेज बुक। ठीक है, तो देखो, हमें पता है कि जब हम 1 से लेके 100 तक की बात करें, ठीक है, कितनी बार 5 यूज हो रहा है। देखो, एक तो अपना इस प्लेस पे देखो, ये 10th प्लेस पे, तो 50 से लेके 59 तक 10 टाइम्स होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यूनिट प्लेस पे, वो 5 से लेके 95, यानी 5, 15, 25, 35, 45, 55, है ना। अब पूछा है कि नंबर ऑफ 5 कितने बार लेंगे। अब 55 का जो 10 प्लेस वाला का वो मैंने इसमें काउंट कर लिया, और यूनिट प्लेस वाला इसमें काउंट कर लेता हूँ, तो ये भी 10 हो गया। तो टोटल कितना आ गया, 20। ये आ गया 1 से लेके 100 तक। और 101 से लेके 200 तक भी 20 आएगा। ठीक है, क्योंकि 100 प्लेस पे तो कुछ आ ही नहीं रहा 5, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 10 प्लेस और यूनिट प्लेस ही देखना है। ठीक है, और अगर मैं 260 का देखूं, तो 260 में 250 से लेके 259 तो कवर हो ही रहा है, तो 10 तो ये आ गए, तो 50 हो गए। और बस वो 205 वाला देखना, 205 हो गया, 215 हो गया, 225, 235, 245, 255, बस। तो 50 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए, 50 और 6 56, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 28 नंबर्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। देखो, क्या सीक्वेंस है, 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2, है ना। ऐसा ऐसा ज्यूम कर लो कि 2 1 है, 2 1 है, 3 2 1 है, 4 3 2 1 है, 5 4 3 2 1 है, ऐसा भी ज्यूम कर लो। अगर बोलो 1 2 है, ये 1 2 3 है, ये 1 4 3 है, सॉरी 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 4 5 है, इस तरीके से भी ज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि अब 28 तक कहाँ पहुंचने वाले हैं। अब अगर देखा जाए, ये कितने डिजिट हो गए ऑलरेडी, 1 3 3 6, ये 4 10 5 15, 15 अगर मैं बन करूँ 1 6 5 4 3 2, 15 6 21 और 7। ठीक है, इस तरीके से बन गया। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे ही ज्यूम कर लें, क्योंकि लास्ट में 2 तक खत्म हो रहा है ना, अगर लास्ट 1 तक खत्म होता हम क्या करते, ऐसे ही ज्यूम करते। ठीक है, वो बेटर रहता ज्यादा। बेसिकली हमें सम फाइंड करना है, ये तो 1 से लेके 7 तक। अब देखो, 1 2 3 4 अप टू n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है n × n+1/2। तो अगर इनका सम कितना होगा, 7 × 8/2, यानी कि 28। ठीक है, 1 से लेके 6 तक का सम कितना होगा, 6 × 7/2 यानी 21। इनका सम कितना हो गया, 5 × 6 30/2 15, बस ये तो पता ही है, ये होगा 10, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 1। ठीक है, तो बस सम करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 6 10 20 35, 35 और 20 55, 56, 56 और 20, 56 एंड 20 76, 76 और 8 84। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा, बी सॉरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन बाइज 3 आर्टिकल पी क्यू एंड आर फॉर 3330, if P cost 20% more than R and R cost 20% more than Q, then what is the cost of P? देखो, अगर Q का कॉस्ट Q है तो R का कॉस्ट Q का, चलो X मान लेते हैं, R का कॉस्ट क्या होगा, R इससे 20% ज्यादा, तो ये 1.2x होगा। और P इससे भी कितना ज्यादा है, 25%, तो ये 1.25 इंटू 1.2x होगा, है ना, प्लस 20% प्लस 25%। तो तीनों का सम कितना है, 3330, यानी कि x प्लस 1.2x प्लस 1.25 इंटू 1.2x इज इक्वल टू 3330। अब इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमें, और तो कुछ दिख नहीं रहा। 12, 125 इंटू 12, 250, 125, 0051, ठीक है, डॉट आएगा यहाँ पे। तो x प्लस 1.2x प्लस 1.5x इज इक्वल टू 3330। ये आ गया 3.7x इज इक्वल टू 3330। x इज इक्वल टू 3330, 3.7, ये कट के 10 आ गया। ये 3 पे, 111 3 पे कटता है, तो ये 9 पे कटेगा ना, तो 90 आ गया, तो 900 आ गया। 900 किसका आंसर आया, क्यू का आया ना, 900 क्यू का आया। तो हमें चाहिए पी का। पी क्या है फिर, 1.5 इंटू एक्स, तो 1.5 इंटू 900, तो कट गया 15 ना आया, 135, एक जीरो, तो 1350, ठीक है, तो डी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ द टू डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी इज थ्री डिजिट नंबर 1CE, where letters A, B, C, D, E denote distinct digit, then what is the value of A? 9, 8, 7 cannot be determined। देखो, A, B, C, D, आंसर क्या है दोनों को ऐड करके, 1CE, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ये ध्यान रखो कि ए और सी को ऐड करने से सी आ गया, ठीक है। तो अगर मान लो डिजिट, यूनिट डिजिट सेम है ना, अगर मान लो C2 है, तो इट मीन्स हमारे पास 12 आया, ठीक है, तो इट मीन्स A10 है। और C3 है तो 13 है, 4 है तो 14 है। इट मीन्स यहाँ से हमें पता चला कि सी में ऐड 10 हुआ है, बट एट, ए जो है A10 पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एक यूनिट सिंगल डिजिट है, ठीक है, एक 0 से 9 के बीच में है, ठीक है। तो 8 10 नहीं है, इट मीन्स यहाँ से कैरी आया होगा, ठीक है। अब कैरी 1 ही पॉसिबल है जब दो नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, बी प्लस डी। तो अगर हम करें कि 9 और 8 भी ऐड हो जाए 7, तो कैरी 1 ही आ सकता है, 2 तो कैरी पॉसिबल ही नहीं है कि ए की वैल्यू 8 हो जाए। तो यहाँ से फिक्स है कि 1 + 8 10 ही होना चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो फिक्स है, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री नंबर्स एक्स वाई जेड आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 2y ग्रेटर देन 3z। हाउ मैनी सच डिस्टिंक्ट पेयर एक्स वाई जेड आर पॉसिबल। ये फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर है, तो हमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो, एक्स वाई का डबल है, से ज्यादा है, वाई जो है जेड के 1.5 गुना से ज्यादा है, ठीक है। तो जेड तो सबसे छोटा है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स वाई जेड, सबसे पहले हम जेड को 1 लें, और तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो 1 का 1.5 गुना कितना हो गया, 1.5, तो वाई 1.5 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब वाई 2 हो सकता है, ठीक है, 2 तो होगा मिनिमम। तो इसके दुगने से ज्यादा होगा एक्स, तो इसका दुगना कितना हो गया, 4। तो बेसिकली ये हो सकता है 5 6 7, ठीक है, 2 2 1 1। फिर वाई 3 हो सकता है ना, कि इसके 1.5 गुना से ज्यादा, बट इंटीजर ही है, तो 2 के बाद 3 के नंबर ही आता है। 3 का दुगना कितना है, 6। तो एक्स जो है 6 से ज्यादा, यानी कि 7 हो सकता है। तो बस, और तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये 1 हो गया और ये 4 लेंगे, 4, तो गुना 8 हो गया, 8 से ज्यादा एक्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये कितने ट्रिपलेट बन गए, 4 ही ट्रिपलेट बने हैं, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस एंड 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, 2 मैंगोज, 5 एप्पल्स।
consider the following statement. The total cost of 3 oranges, 5 mangoes and 6 apples is equal to total cost of 4 oranges, 6 mangoes and 8 apples. The total cost of 1 orange and 1 mango is equal to the cost of 1 एप्पल। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया उससे देखते हैं कि क्या रिलेशन बनता है। 4 ऑरेंजेस का, 6 मैंगो का, 8 एप्पल का कॉस्ट किसके इक्वल है? ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, 2 मैंगो, 5 एप्पल। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो 4O प्लस 6M प्लस 8A इज इक्वल टू 2O प्लस 4M प्लस 10। अच्छा, हम पहले तो 2 से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दे दोनों साइड, बेटर रहेगा। 3M प्लस 4A इज इक्वल टू O प्लस 2M प्लस 5। ठीक है, ओ को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे एक ऑरेंज बचा और एक मैंगो बचा, 4 उधर गए, एक। तो एक ऑरेंज प्लस एक मैंगो इज इक्वल टू 1 एप्पल। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज और 1 मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। 2 सही है। फिर फर्स्ट क्या कह रहा है कि 3 ऑरेंज, 5 मैंगो और 9 एप्पल, इसका कॉस्ट किसके इक्वल है? 4 ऑरेंज, 6 मैंगो और 8 एप्पल। ठीक है, अब देखो एप्पल को इधर ले आओ, ऑरेंज मैंगो को उधर ले जाओ, तब भी वहां से क्या बन रहा है? ए इज इक्वल टू O प्लस एम। ठीक है, तो जो हमारा इससे भी ये बन रहा है, इससे भी ये बन रहा है, मतलब हाँ ये बात सही है। ठीक है, ऑप्शन ए भी ठीक है, तो सी बहुत सही है, 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय। ठीक है, तो ये एक तो देखो 32 क्या है? 2 की पावर 5 तो 2 की पावर 27, तो 2 की पावर 25 हो गया और 2 की पावर 27 हो गया। तो 2 की पावर 25 बाहर निकाल लेंगे तो 1, और ये 2 की पावर क्या बन जाएगी? 2। 2 की पावर 25 और ये 2 की पावर 2, 4 + 1 5। ठीक है, तो एक 5 आ गया, एक 2 मिल जाएगा, तो दोनों मिलके एक 0 बना देंगे। 0 बना देंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट पी एंड क्यू बी पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग p less than q and p plus q is equal to k. What is the smallest value of k that does not determine the p and q uniquely? है ना, p q से छोटा है, p plus q का आंसर k है, और हमें ऐसी वैल्यू k की फाइंड करनी है जिससे हम p और q यूनिकली डिटरमाइन ना कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो p और q, p प्लस q। ठीक है, p मैंने 1 लिया, यूनिक पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो q 2 लेता हूँ, तो सम आ गया 3। अब 3 सम 2 और 1 ही आएगा, 2 और 1 से ही आएगा, हमें पता है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात चल रही है। ठीक है, और एक इंटीजर दूसरे छोटा है, पी छोटा तो मतलब P1 होगा, Q2 होगा, ये मुझे पता चल रहा है ना। अगर मैं, मुझे ये ना भी बताया जाए ना, मुझे ये बताया जाए और ये पता हो, तो मुझे पता है कि P1 है, Q क्या है? 3 है, Q2 है सॉरी। अगर P1 है, ये 3 है, तो आंसर 4 है। ठीक है, तो 4 आंसर भी कैसे आ सकता है? 1 + 3, 2 + 2। 2 + 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक नंबर छोटा है। तो 4 से भी मुझे पता चल जाएगा कि P जो है 1 के इक्वल है, Q जो है 3 के इक्वल है। ठीक है, तो कंफर्म हो जाएगा। अगर मैं सम हो 5, तो 5 जो सम है ना, देखो 2, 1 और 4 से भी आ सकता है, 2 और 3 से भी आ सकता है। जब सम 5 आएगा तब मैं नहीं क्या बता सकता कि P और Q की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, क्योंकि P 1 हो सकता है, Q 4 हो सकता है। ठीक है, P लेस देन Q है और दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। P 2 और Q 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम 5 सम आएगा तब मैं सही से नहीं बता सकता, और आगे 6 आएगा तो भी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे सम बताया जाए और ये कंडीशंस बताई जाए, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं मेरे लिए, तो आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर, टर्न्स again turns left and walk 300 meter, then turns right and walk 100 meter to reach his office. In which direction does he walk initially from his house if his office is exactly in northeast direction?
इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस। अच्छा ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये इसका हाउस है, तो पहले तो स्ट्रेट गया। ठीक है, ये डायरेक्शन में फाइंड करनी है, ठीक है, किस डायरेक्शन में पहले गया वो, ठीक है, ये चीज फाइंड करनी है। स्ट्रेट गया 100 मीटर। ठीक है, अब 100 मीटर है। फिर लेफ्ट गया 100 मीटर। उसके बाद फिर लेफ्ट आया। लेफ्ट यानी 300 मीटर, तो इससे पीछे निकल गया, देखो, है ना, अपने घर से पीछे निकल गया। ये 300 है। उसके बाद फिर राइट हुआ। राइट यानी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ ऑफिस पहुंच गया। ठीक है। तो बेसिकली ये कितना दूर पहुंच गया अपने घर से, एक तो ये 200 हो गया, ये भी 200, तो ये 200√2। ठीक है। और ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट है ना, ये ऑफिस पहुंच गया। ये नॉर्थ ईस्ट, देखो डायरेक्शन किस तरीके से होती है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, तो ये नॉर्थ ईस्ट है ना। तो बेसिकली इसको हम थोड़ा रोटेट करेंगे, तो ये नॉर्थ हमारा इस साइड होगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में हो गया ना ऑफिस का। इस हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हो गया। तो ये कौन सी डायरेक्शन में पहले चला, साउथ की डायरेक्शन में। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्शन का ही है। ए पर्सन वॉक 100 मीटर वेस्टवर्ड्स देन टर्न लेफ्ट, वॉक 100 मीटर, देन he takes 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ। ठीक है, तो सिंपल सा है। तो देखो, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इस तरीके से डायरेक्शन होती है। सबसे पहले वो 100 मीटर वेस्ट में गया। ठीक है। उसके बाद वो लेफ्ट 100 मीटर। ठीक है। फिर उसने क्या किया, वो 225 डिग्री टर्न किया क्लॉकवाइज। ठीक है, आप देखो, इस डायरेक्शन में मूवर खड़ा है, तो क्लॉकवाइज रोटेट किया, देखो क्लॉकवाइज इस तरीके से, 90 यहाँ पे, 180 यहाँ पे, और 270 यहाँ पे, इट मीन्स 225 इसके बीच में यहाँ पे। तो इस डायरेक्शन में ये गया 100 मीटर। ऐसे बेसिकली ये यहीं पहुंच जाएगा, 100 नहीं, अच्छा, रोटेट ही किया सिर्फ ऐसे। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी ये नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट। पहले वेस्ट गया, फिर साउथ साइड गया, फिर वो घूम गया क्लॉकवाइज 225, जो कि यहाँ पे, फिर इस डायरेक्शन में रोटेट। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट इज गिवन followed by two conclusion number 1 and 2. Consider the statement and the conclusion. Statement 1, India is the world largest producer of milk. Conclusion है, India is world's largest exporter of the milk. India does not import milk. ठीक है, अगर प्रोड्यूसर है उससे हमें नहीं पता चलता कि एक्सपोर्ट करता है कि नहीं करता है ना, तो ये गलत है, कंक्लूड नहीं कर सकते हम। और इससे ये भी नहीं पता चलता कि अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो इंपोर्ट नहीं करता। ठीक है, हो सकता है कि चलो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पर उस तक की डिमांड इतनी ज्यादा हो कि बाहर से कर मंगाना पड़ता हो। ठीक है, तो कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं हमें, कि एक क्वेश्चन इज गिवन followed by two statements 1 and 2. Consider the question and the statements. What are the values of m and n where m and n are natural number? Statement 1, m plus n greater than m into n and m greater than n. प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन इज 24। ठीक है, तो क्या जो क्वेश्चन है वो हम आंसर कर सकते हैं ओनली स्टेटमेंट 1 से, या स्टेटमेंट 2 से, या दोनों से मिला के, या दोनों को मिला के ही नहीं कर सकते, ये हमें बताना है बेसिकली, है ना। तो देखो ऑप्शन क्या है, कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन एंड कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन, कि एक स्टेटमेंट से हम कर सकते हैं, दूसरे से नहीं कर पाएंगे। फिर ये है कि किसी भी एक स्टेटमेंट से कर सकते हैं इंडिविजुअल, कि स्टेटमेंट 1 से भी हो जाएगा,
अगर हम ओनली स्टेटमेंट वन को देखें उससे भी हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट टू को देखें उसको भी देख के हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ, कि दोनों को यूज करना पड़ेगा, अकेले अकेले से हम आंसर नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन डी कहता है कि दोनों को यूज कर लें तब भी हम आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी हमें आंसर करना है कि एम और एन की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो एम और एन जो है नेचुरल नंबर है। स्टेटमेंट वन कहती है कि एम प्लस एन जो है दोनों का सम उनके प्रोडक्ट से ज्यादा होगा और एम एन से ज्यादा है। देखो, अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ ना, जैसे मान लो 6 है, 6 कैसे आता है, 3 × 2 से, ठीक है। तो एक जो नंबर बना प्रोडक्ट से बना, एक दोनों के सम से बना, ठीक है। तो जैसे मान लो एम 3 और 2 है, 3 × 2 तो 6 हो जाएगा, बस 3 + 2 क्या है, 5, ये तो ग्रेटर देन नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल है ना जब आप एम कोई भी नंबर लोगे, कोई भी इंटीजर लोगे, ये किसके लिए ट्रू होगा, एम एनी इंटीजर, ठीक है। नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, एन होगा 1, ठीक है। एन अगर 1 होगा तो m+1 ग्रेटर देन होगा एम, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब, जैसे हम बात करें 6 और 1 ले, 6 × 1, 6 + 1 7, 6 से ज्यादा होगा, बाकी और जगह इक्वल नहीं होगा ना। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ एम एन, इससे तो हमें नहीं पता चला एम एन और एन क्या है, इससे तो एम कुछ भी हो सकता है, एन 1 है ये हमें पता चल गया, ठीक है। स्टेटमेंट टू कहती है प्रोडक्ट जो है 24 है, प्रोडक्ट अगर 24 है इट मीन्स एम, और हमको अब ये देखना नहीं है, अब हम ये नहीं देख रहे, हमें नहीं पता कि ये क्या है। अगर प्रोडक्ट 24 है तो एम और एन क्या हो सकते हैं, 24 और 1, 12 और 2, 3 और 8, 4 और 6, और उल्टा भी है ना, कि 1 और 24, 2 और 12, 3 और 8, 4 एंड 6, ठीक है। तो इससे भी हम बता सकते हैं कि एम और एन यूनिकली क्या है, कौन से नंबर है, ये 8 चांस पॉसिबल है, ठीक है। पर अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक है, कि अगर m ग्रेटर देन n है इट मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। और m+n ग्रेटर देन है m × n, तो वो यहाँ से देख लो, 24 × 1 24, तो ये दो नंबर आ जाएंगे बस, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लो, 12 + 2 14, लेस देन है 24 के, ठीक है। 12 × 2, ये भी लेस देन 24 है, ये भी लेस देन 24 है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा, बोथ स्टेटमेंट से करना पड़ेगा, यहाँ से हम पता चलेगा कि m की वैल्यू 24 होगी, n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि पहले हम कोशिश करें कि एक सिंगल स्टेटमेंट देखें, दूसरी को ना देखें, ठीक है, दूसरी का यूज ना करें। जब इंडिविजुअल से नहीं हो रहा फिर हम दोनों को मिला के देखें, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, तो साइज हमें दिया सॉफ्टवेयर का, ठीक है, ट्रांसफर रेट दिया। अगर साइज हमें दे दें, हमें स्पीड ही नहीं पता तो हम कैसे टाइम बता पाएंगे, ठीक है। या स्टेटमेंट ओनली टू देखो, अगर मुझे स्पीड पता है, ट्रांसफर रेट पता है, बट मुझे ये नहीं पता है कि कितने फाइल का साइज क्या है, तब भी नहीं बता पाऊंगा। इट मीन्स दोनों चाहिए ना, तो बेसिकली भी स्पीड और डिस्टेंस वाला काम हो गया, कि कितना चाहिए, एक तो बेसिक डिस्टेंस बता दिया, एक हमें स्पीड बता दी, तो दोनों मुझे चाहिए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें, ये सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a question is given followed by two statements 1 and 2, consider the question and the statement। क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वो सेम ही है, ठीक है, इसकी मैंने ये नहीं लिखे हुए, ठीक है। तो यूनिक वैल्यू क्या है एक्स और वाई की, एक्स और वाई नेचुरल नंबर है, एक्स डिवाइड बाई वाई इज ऑड है, इससे हमें कैसे पता चलेगा, 6 डिवाइड बाई 2, ये भी ऑड है, ठीक है। 6/3, 6/2 3 आ गया, 12 डिवाइड बाई 4, ये भी 3, ये भी ऑड है, एक्स और वाई का हमें पता ही नहीं क्या हो सकता है, ठीक है। और अगर हम बताएं कि x × y 12 है, इससे भी हमें यूनिकली नहीं पता, अगर मैं ओनली स्टेटमेंट टू देखूं, ठीक है, तो 1 और 12 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, ठीक है। उल्टा भी 12 और 1, 6 और 2, 4 और 3, बट ठीक है। पर अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं, तो देखो 12 डिवाइड बाई 1, तो 12 इवन आ गया, 6 डिवाइड बाई 2 3 ओड आ गया, 4 डिवाइड बाई 3 पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से पॉसिबल हो गया कि एक्स हमारा 6 हो सकता है, वाई हमारा 2 हो सकता है, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट 12 है, और डिवीजन जो है 3 यानी कि ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट लगेंगे हमें, तो जो कि ऑप्शन सी होता है इसमें, ठीक है। कैन बी आंसर्ड बाय बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर, ठीक है, इंडिविजुअल से हम नहीं बता सकते।
फिर ए सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई एंड जेड, हु रिसीव्स द लीस्ट अमाउंट, किसको मिनिमम अमाउंट मिला है? एक्स रिसीव 4/5 of what y and z together received, y received 2/7 of what x and z received together। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए है, कोई अमाउंट है। तो स्टेटमेंट वन जो कहती है वो कहती है कि x को रिसीव हुआ है 4+5 ऑफ वाई और जेड का कंबाइंड, बेसिकली 5x इज इक्वल टू 4 y प्लस जेड। ठीक है, स्टेटमेंट टू क्या कहती है कि 7y को मिला 2/7 ऑफ x प्लस जेड। ठीक है, मान लो ए अमाउंट है, ठीक है, मुझे एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू ए की फॉर्म में पता चल जाएगी। अगर मान लो ओनली स्टेटमेंट टू ले वन लेता हूँ, तो देखो इससे ना हमारे अ, जितने वेरिएबल हैं, ठीक है, उतनी इक्वेशन होनी चाहिए मिनिमम, तब जाके हम हो सकता है कि हम सॉल्व कर पाए इंडिविजुअल वैल्यू एक्स और एक्स वाई जेड की। तीन वेरिएबल है, ठीक है, तीनों को मुझे चाहिए वैल्यू ए की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ए को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इन दो इक्वेशन से तो मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा कभी भी, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि y प्लस जेड, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस एक्स। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 4 a माइनस एक्स, तो बेसिकली आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 4a, x की वैल्यू आ गई 4a/9। ठीक है, अब ये तो आ गई, पर y प्लस जेड, वाई और z का इंडिविजुअल हम नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कितना होगा, y प्लस जेड का सम आ गया। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए कि तीन वेरिएबल है, दो इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं ओनली स्टेटमेंट टू को यूज करूं कि 7y इज इक्वल टू 2x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड हो गया a माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू 2a/9। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा, अगर मैं ये और ये यूज करूं तो मुझे सिर्फ y की वैल्यू पता चल जाएगी, x प्लस जेड की वैल्यू पता चल जाएगी, इंडिविजुअली x और z की कितनी वैल्यू वो नहीं पता चलेगी। पर अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन बन गई। इन दोनों को यूज करके x की वैल्यू आ गई, इन दोनों को यूज करके y की वैल्यू आ गई, और फिर z की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू जब आ गई, ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर x 4a/9 है, तो ऑब्वियसली y प्लस जेड कितना आया होगा, कितना बचा होगा, 5a/9। ठीक है, तो इसको भी यूज कर लेता हूँ मैं, y 2a/9 है, तो z की वैल्यू आ गई 3a/9। ठीक है, तो लीस्ट किसका हो गया, y का, तो पता चल गया हमें, आंसर कर सकते हैं हम यस। ठीक है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एवरेज मार्क्स इन द क्लास आर 60, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। एवरेज 60 है, हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल क्लास में। हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 70 एंड द लोएस्ट आर 50, इससे नहीं पता चलेगा हमें। ठीक है, अब दो बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, कि 70 और 50 है बस, इन दोनों का एवरेज कितना, 60। चार बच्चे भी हो सकते हैं, इन चारों का एवरेज 60 है, तो इससे इंडिविजुअल से नहीं पता चल रहा हमें। ठीक है, फिर स्टेटमेंट टू है, एक्सक्लूशन ऑफ हायर एंड लोअर मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको इग्नोर करूं स्टेटमेंट को, ठीक है, ये बोला है कि अगर हायर और लोएस्ट मार्क्स, अच्छा, ये बोला है कि हायर और लोएस्ट मार्क्स को हटाने से हमें एवरेज चेंज नहीं होती। इट मीन्स जो हमने दो बच्चे हटाए हैं ना, उन दोनों का एवरेज 60 होगा, ताकि उन दोनों को हटाने से एवरेज चेंज नहीं हुई है, यानी कि वही सेम चीज, कि दोनों का सम जो है 120 होना चाहिए, हाईएस्ट और लोएस्ट का, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर इससे भी हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कितने बच्चे हैं, और अगर हम इन दोनों को कंबाइन भी करें तब भी हमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक है, कि कितने बच्चे हो सकते हैं। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन, जो ऑप्शन डी। ठीक है, बस हमें इससे ये पता चल रहा है कि हाईएस्ट और लोएस्ट का सम जो है ना 120 है, बस ये पता चल रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स वो सम इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, एक तीन प्राइम नंबर है अलग अलग, उनका सम भी प्राइम नंबर है। व्हाट आर दोज प्राइम नंबर्स, हमें वो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं वो फाइंड करने हैं। अब स्टेटमेंट मानना है कि उनका सम जो है लेस देन 23 है, एक नंबर 5 है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि
सबसे पहले प्राइम नंबर कि 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। ठीक है, उनका सम 20, मैं पहली स्टेटमेंट लेके चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो 2 और 3 को ले लेते हैं। 2 और 3 5 हो गया। तो देखो 2 तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 3 प्राइम नंबर को मैं ऐड करूंगा और एक नंबर इवन आ जाए, तो इवन प्लस ऑड इवन आएगा, तो 2 तो हमें लेना ही नहीं है। तो हम 3 और 5 लेके चलते हैं। 3 और 5 8 हो गया। 8 + 7 15 नहीं आएगा। 8 + 11 19, ये पॉसिबल है ना, कि 3 + 5 + 11 क्या आ गया, 19 आ गया। सिमिलरली 3 + 5 13 21 नहीं। 3 + 5 8 25 नहीं। 3 + 5 8 + 19, सम हमें 23 से कम ही रखना है, ठीक है। तो 8 27 अगर नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो हम दोनों के लिए चलते 12 और 11 23। तो सम 23 से ज्यादा आ गया, मतलब जो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है ना, उससे तो हमें ये पता चल रहा है कि 3 नंबर ये हैं, सम उनका <23 है। और दूसरा बोल रहा है कि वन ऑफ द नंबर इज 5। अगर हम 23 को अब इग्नोर कर रहे हैं, हम ठीक है, 5 को लेके चलते हैं कि एक नंबर 5 तो है ही। तो एक ये ट्रिपलेट तो बनी क्या। अब अगर 3 और 5, अब हमारे पास लिमिट नहीं है 23 की, ठीक है, अब हम आगे जितना जा सकते हैं हम जा सकते हैं। तो 3 और 5 को लेके चलते हैं। 8 लेके चले थे हम, 8 और 17 नहीं। हम हमारा बन रहा था इससे कि 5 + 7 12 + 11 से 23। ठीक है, तो इससे यूनिक आंसर आ रहा है ना हमारा। इससे तो हमें पता चल रहा है कि 3 नंबर यही है, ये वाली है। बट इसका यूनिक आंसर नहीं है। अगर मैं ओनली स्टेटमेंट 2 लेता हूं तो मेरे पास बहुत, अगर देखा जाए, बहुत ज्यादा ट्रिपलेट बनेंगे, ऐसे 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर बनेंगे जिसमें एक 5 है, बाकी दो कोई भी, उन दोनों को सम करके प्राइम नंबर बन रहा है, ठीक है। तो इससे हम नहीं बता पाएंगे यूनिकली, पर इससे हम बता सकते हैं, ठीक है, कि अगर सम <5 है तो उसमें 3 5 और 11 बस यही बन रहा है। क्योंकि 3 + 5 8 है, +7 15 नहीं बन रहा, यहाँ पे 19 बन गया, यहाँ पे 21 बना, प्राइम नहीं है, यहाँ पे 25 बना, प्राइम नहीं है, यहाँ पे क्या बना, यहाँ तो 23 से सम ज़्यादा ही चला गया, तो पॉसिबल नहीं है। फिर 5 और 7, 12 + 11, यहाँ भी 23 से ज़्यादा चल गया, तो आगे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यही एक पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये आंसर आएगा इसका कि ओनली स्टेटमेंट से हम कर सकते हैं, कैन नॉट बी यूज बाय अनदर स्टेटमेंट लोन, तो ए आंसर बन रहा है, ठीक है, कि एक स्टेटमेंट से कर सकते हैं अकेले से, दूसरे से अकेले से नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज x + y एन इंटीजर, 2x + y इज एन इंटीजर, x + 2y इज एन इंटीजर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि क्या x + y एक इंटीजर है। हम बता सकते हैं कि नहीं, यस और नो, कि 2x + y इंटीजर है। अब देखो दो केस लेके चलता हूँ, देखो x की वैल्यू मान लो 1/3, y की 1/3, तो 2x + y क्या आएगा, तो 2/3 +1/3, तो 1। तो इस केस में जो ये इंटीजर है, यस, पर ये नहीं है, तो 1 + 3 +1 + 3 2/3 आ गया, तो ये नहीं है। पर ऐसा केस भी हो सकता है ना कि x = 1 है, y = 1 है, और 2x + y, ये 3 आ गया, ये इंटीजर है, और ये 1 + 1 2 आ गया, इंटीजर है। तो हम नहीं बता सकते ना कि कुछ वैल्यूज x और y की ऐसी हैं कि 2x + y और x + 2y इंटीजर है, बट ये इंटीजर नहीं भी है भी है, तो हम श्योर नहीं है, ठीक है, इसके बारे में। तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, ए पर्सन बाइज 3 आर्टिकल PQR फॉर 50 रुपीज, प्राइस ऑफ आर्टिकल Q इज 16, विच इज लीस्ट, 16 मिनिमम है, ठीक है। P, ठीक है, लीस्ट सबसे कम, 16 से कम नहीं है, बाकी P और R 16 से कम नहीं है। तो P + R कितना होगा, 34 हो गया ना। तो कुछ भी हो सकता है, 17 17, अगर हमें ये बताया नहीं हुआ कि
इंटीजर हैं, ठीक है, तो वो 16.5 और 17.5 ये भी पॉसिबल है। तो पी का पूछा मैं, कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन कॉस्ट ऑफ आर, पी जो है नॉट मोर देन पी का आर से कम ही है। तो वही है, ऐसा मान लो ना कि ये 17.1 है, ये 16.9, ये 7.5, 16.5 ये भी पॉसिबल है, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है, अभी हमें कुछ बोला नहीं हुआ। इंटीजर अगर बोल देते तो हम फिर भी कुछ कह सकते थे, तो इससे हम नहीं बता सकते। फिर स्टेटमेंट टू कहता है कि आर इज नॉट मोर देन आर इज नॉट मोर देन पी, यानी आर पी से लेस देन है, तो ये भी नहीं हम बता सकते हम, ठीक है। पर अगर हम दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करेंगे, पी आर से ज्यादा नहीं है, आर पी से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वली हुए, ठीक है, दोनों बराबर है, ना ये इससे ज्यादा है ना वो उससे ज्यादा है। पी और आर अगर बराबर हैं तो दोनों की वैल्यू होगी 17 17, ठीक है। तो हम पी का प्राइस बता सकते हैं दोनों स्टेटमेंट को यूज करके, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर एस appeared in a test, the sum of the marks scored by p and q is equal to sum of marks of r and s, तो p plus q is equal to r plus s, ठीक है। sum of marks scored by p and s is more than sum of marks scored by r q plus r, तो p plus s ग्रेटर देन q प्लस r, ठीक है। तो क्या p ने q से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, क्या स्टेटमेंट ओनली वन से पता चल जाएगा हमें, ठीक है। पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि इन दोनों का सम आर और प्लस एस के इक्वल है, इससे हमें कोई पता नहीं चलेगा कि पी ने क्यू से ज्यादा किए हैं, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट को अगर मैं देखें हम इंडिविजुअली, ठीक है, ओनली स्टैटिक को देखो, तो पी और एस का सम क्यू और आर से ज्यादा है, तो इससे हमें ये नहीं पता चलता ना पी ने क्यू से ज्यादा किए हैं। हो सकता है कि पी ने क्यू से कम किए हो और एस ने आर से उतने ज्यादा कर लिए, उससे ज्यादा, ताकि दोनों का सम क्यू और आर से ज्यादा बन जाए ना। जैसे मान लो इसने तो एक किया, एस ने 10 किए हैं, आर ने 2 किए हैं, तो एस ने 20 कर लिए हैं, तो पॉसिबल है। और ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है, दोनों केस ही बन रहे हैं कि पी क्यू से कम है तब भी सेटिस्फाई हो रही है सेकंड स्टेटमेंट, और पी क्यू से ज्यादा तब भी हो रही है, तो नहीं पता चल रहा हमें। इवन अगर दोनों को भी कंबाइन करें तब भी पॉसिबल नहीं है, देखो अगर हम थोड़ा इसको ऐसे लें, यहाँ से हम पी प्लस एस ग्रेटर देन क्यू की वैल्यू देख लें हम, आर प्लस एस माइनस पी, है ना, क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी यहाँ पे, प्लस आर, तो यहाँ से एस और एस कैंसिल, पी उधर चल के 2p हो गया, ग्रेटर देन 2r हो गया, पी ग्रेटर देन आर हो गया, यहाँ से दोनों को मिला के हमें पी ग्रेटर देन आर पता चल गया, बट क्यू का नहीं पता चला हमें। सिमिलरली अगर पी ग्रेटर देन आर है, ठीक है, और हम क्या पुट करें, क्यू की जगह हम पुट कर सकते हैं आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आर की वैल्यू पी प्लस क्यू, हाँ आर की वैल्यू अगर हम पुट करूँ यहाँ से यहाँ पे, तो पी प्लस एस ग्रेटर देन क्यू, आर की वैल्यू है पी प्लस क्यू माइनस एस, तो यहाँ से पी कैंसिल हो गया, एस उधर चला गया, 2s ग्रेटर देन 2q, एस ग्रेटर देन क्यू, दो चीज बन गई, तो पी आर से ग्रेटर देन है, पी आर से ग्रेटर देन है, एस क्यू से ग्रेटर देन है, अगर हम दोनों को यूज करें, बट पी और क्यू में हमें कोई रिलेशन नहीं पता चल रहा, तो ऑप्शन डी आना चाहिए, ठीक है। और पक्का करना है तो थोड़ा हम कोई भी नंबर लेके चल लेते हैं ना, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस, दोनों स्टेटमेंट को हम सेटिस्फाई कर देते हैं, कि जैसे मान लो पी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, उसकी वैल्यू 9 ले लेता हूँ, और पी की वैल्यू 10 है, और एस मुझे ज़्यादा दिखाना ना, तो बस वही ले लो, एस की वैल्यू 11 ले लो, आर की वैल्यू फिर 8 ले लो, ठीक है। तो सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ से पी क्यू से ज़्यादा है, उल्टा ले लेते हैं, ठीक है। तो पी की वैल्यू 9 है, तो वही सेम ही चीज़ कर लो, 11, 11 क्यू की वैल्यू 10 है, ठीक है, तब भी ये पॉसिबल है। तो दोनों केस में हमें नहीं बता सकते कि पी ने क्यू से किया ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं कि नहीं किए, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है, एज ऑफ ईच ऑफ पी एंड क्यू इज लेस देन 100 बट मोर देन 10 ईयर्स, ना दोनों की एज 100 से कम 10 से ज्यादा है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ पी द नंबर
रिप्रेजेंट क्यू, पी को इंटरचेंज करने से क्यू बनता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है दोनों का, हमें ये पूछना है। द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन दैट एज ऑफ क्यू, पी की एज क्यू से ज्यादा है। तो इससे तो हमें नहीं पता, पता चलेगा ना कुछ भी। जैसे 52 और 25, 53 और 35 ऐसा हो सकता है ना इंटरचेंज करने से, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन से हमें नहीं पता चलेगा इंडिविजुअल से। फिर सम ऑफ देयर एजेस इज 11/6 टाइम देयर डिफरेंस, तो पी प्लस क्यू जो है ना वो 11/6 है पी माइनस क्यू से, ठीक है। तो 6p+6q किसके इक्वल है, 11p माइनस 11q, ठीक है। तो बेसिकली ये आ जाएगा 17q = 5p, ठीक है। हम्म, और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इंटरचेंज करने से ना, तो अगर मान लो p जो है 10a+b है, तो q की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10b+a, ठीक है। इंटरचेंज हो रहा है, तो 17 10a+b, अच्छा q है ना, 17 10b+a = 5 10a+b, ठीक है। तो 170b+17a = 50a+5b, तो ये 165b यह जगह 33a। तो ये किससे कटेगा, पहले तो 3 से 11 से काटते हैं इसको, 11 1 और 5b = 3a। तो a क्या आ जाएगा हमारा 5b, ठीक है। a = 5b आ गया। a = 5b, तो b की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, मतलब 5 1 हो सकता है, और 2 10, ये पॉसिबल नहीं है, तो 51 और 15 आएगा, ठीक है। अच्छा, और हमें अच्छा डिफरेंस बोला ना हमें, हमने p माइनस क्यू लिया, तो q माइनस पी भी हो सकता ना, तो उल्टा हो जाता, क्यू की एज ज्यादा, p माइनस क्यू लिया है, तो इसका मतलब मैंने एज्यूम कर लिया कि p की एज क्यू से ज्यादा है, तो q माइनस पी भी हो सकता था। तो 51 और 15 आ गई, ठीक है। दोनों को इंटरचेंज करने से आ रहा है, ठीक है। दोनों का सम जो होगा इसके डिफरेंस का 11/6 होगा। पर पी की एज कौन सी है ये हमें तभी पता चलेगा जब हम स्टेटमेंट वन को भी यूज करेंगे, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट को अगर यूज कर लेंगे तो पी की वैल्यू 51 आ जाएगी, क्यू की 15 आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय फोर स्टेटमेंट्स लेबल्ड पी क्यू आर एंड एस, चूज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द स्टेटमेंट वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट implies द सेकंड, फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाई करती है सेकंड को, एंड द टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली कंसिस्टेड ऑफ विद द मेन स्टेटमेंट। मेन स्टेटमेंट क्या है, प्रदीप बिकम आइदर ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, वो या तो डायरेक्टर बनेगा या प्रोड्यूसर बनता है। तो स्टेटमेंट में डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर नहीं है, प्रोड्यूसर है, नहीं है। एसपी, पहली स्टेटमेंट जो है इंप्लाइज करती है सेकंड को, एसपी एस, जब प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है तो प्रदीप डायरेक्टर है, तो एस इंप्लाइज कर रहा है पी को, यस सही है। तो आर क्यू डायरेक्टर नहीं है, तो इट इम्प्लाइज वो प्रोड्यूसर है, क्योंकि दोनों में से एक है ना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो ये भी ठीक है। तो दोनों ही सही है ना, ऑप्शन सी एस पी, एस इंप्लाई करता है पी को, क्यू आर इंप्लाई करता है क्यू को, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी मीन्स a माइनस बी, a माइनस बी मीन्स a मल्टीप्लाई विद b, a मल्टीप्लाई b इज a डिवाइड बाय b, a डिवाइड बाय b मीन्स a प्लस b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 + 30 - 100 × 50 डिवाइड बाय 25, ठीक है। तो 10 प्लस का मतलब क्या है माइनस, माइनस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है प्लस। पहले तो हम क्या करें, 10 - 30, पहले डिवाइड कर देते हैं, 10 ÷ 50 2 आ गया। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 - 60 +25, तो 10 - 60 -50 +25, यह आ जाएगा -25, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P मीन्स ग्रेटर देन, Q मीन्स लेस देन, R मीन्स नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन इक्वल टू, ठीक है। बेसिकली सीधी 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 बात है कि P का मतलब है ग्रेटर देन, Q का मतलब है लेस देन, R का मतलब है नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन और इक्वल टू, S नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, T का मतलब है इक्वल टू।
तो हमें क्या बोला गया है, 2x, पहली स्टेटमेंट बोल रहे हैं 2x, x का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, और 3x जो है t इक्वल टू 4z। तो y और z में रिलेशन बताइए, बताना ना हमें। तो 9y, p का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 9y ग्रेटर देन 8z। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, x की वैल्यू आएगी 4z/3 ग्रेटर देन, है ना, p ग्रेटर देन है, s ग्रेटर देन है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 उधर गया तो 8z ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा 3 था ना, 9y। तो ये नहीं पॉसिबल ना, उल्टा हो गया। तो फर्स्ट तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्या बोल रहा है कि x जो है q यानी लेस देन है 2y के, और y r लेस देन इक्वल टू z के है, तो x लेस देन इक्वल टू z हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो x जो होगा वो लेस देन, y जो है ना लेस देन इक्वल टू z है, इट मीन्स x भी लेस देन इक्वल टू 2z होगा। तो 2z से लेस देन है, z से लेस देन इक्वल टू है, ये हम नहीं बता सकते, ठीक है, तो ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। ऑप्शन सी आ जाएगा, सॉरी, आंसर आएगा डी। ठीक है, z के डबल से पक्का लेस देन है, बट क्या z के से लेस देन इक्वल टू है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना, z और 2z के बीच में 1.5z हो, ठीक है, वो पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कोड ABCD is written as 24, EFGH is written as 1680, then IJKL written as, देखो इसमें क्या है कि ABCD, ए को अगर 1 2 3 4 लिखें, इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा। सिमिलरली EFGH, तो 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा 1680, है ना, मल्टीप्लाई इनका। फिर IJKL, तो 8 9 10 11 12, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना हमें। तो 90 11 इंटू 132 इंटू 99 कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 3 27 और एक 28, 9 1 9 और 2 11, ठीक है, और एक जीरो और है, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सर्टेन कोड पोर्ट इज रिटन एज ए टॉप, ट्रैप इज रिटन एज ए पार्ट, देन हाउ इज एरिना इज रिटन दैट। देखो क्या किया है, सबसे पहले ए लगा दिया और उसको उल्टा कर दिया, TOP कर दिया ना, इसके सामने ए लगा दिया उल्टा कर दिया, PART, इसके सामने हम ए लगा देंगे फिर उल्टा कर देंगे, AN, ANERA, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ स्टार इन द सीक्वेंस, ठीक है, तो इसमें क्या देखो, ये थोड़ा सा अलग, 14 39 84 स्टार 258, ठीक है, इसमें अगर देखोगे ये बन रहा है 1 इंटू 3, ये बनेगा 2 इंटू 7, ये बनेगा 3 इंटू 13, ये बनेगा 4 इंटू 21, ये बनेगा 6 6 24, 6 3 18, ठीक है। इसको चेक करो, 3 7 13 21, तो 3 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे 8, ठीक है, यहाँ पे 5 इंटू, यहाँ पे +10 आएगा यानी कि 31, यहाँ पे +12, ठीक है, तो 155 आ गया इसका आंसर, ठीक है। जनरल टर्म थोड़ा देखोगे अगर, तो बेसिकली ये तो एन एन टर्म होगी, N 3 कैसे बन रहा है, 3 7, ये कुछ बनेगा इस तरीके से कि +4 हो रहा है ना, ये हो रहा 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, देखो ये 2 का स्क्वायर -1, ये 3 का स्क्वायर -2, ये 4 का स्क्वायर -3, ये 5 का स्क्वायर -4, ये 6 का स्क्वायर -5, यानी N+1 का स्क्वायर -N, ठीक है, तो N, ये N² +2N +1 -N,
एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ये बेसिकली बन रहा है एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, ये जनरल टर्म बन रही है इसकी। ठीक है, तो ऑप्शन बी। थोड़ा सा इसमें मतलब नहीं हुआ होगा सबसे, आई थिंक थोड़ा चैलेंजिंग होगा अगर किसी ने ऐसा सब नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इन द से इन सम कोड लेटर पी क्यू आर एस टी रिप्रेजेंट द नंबर्स 4 5 10 12 15, इट इज नॉट नोन विच लेटर रिप्रेजेंट विच नंबर। if q minus s is equal to 2s and t is equal to r plus s plus 3, what is the value of p plus r minus t? देखो, p q r s t नंबर है 4 5 10 12 15। तो Q माइनस एस इज इक्वल टू क्या है, 2s, तो Q इज इक्वल टू 3s आ गया। Q s का 3 गुना है, तो एक तो 4 × 3 12, एक तो ये पेयर है, ठीक है, 3 टाइम्स, एक 5 तो 15 है। तो दो चीज हम कर लेते हैं, तो कि S या तो 4 हो सकता है, Q 12 होगा, या फिर S 5 हो सकता है, Q 15 होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। फिर जो T है ना, वो किसके इक्वल है, R प्लस S प्लस 3। ठीक है, अगर मान लो 3, ठीक है, तो R प्लस S 4 या 5 है। ठीक है, तो अगर S की वैल्यू में 4 लेता हूँ पहले, ठीक है, तो 4 + 3 7, ठीक है, 7 आ गया। 7 + 5 12 हो गया। ठीक है, बट अगर मैं 4, मैंने ऑलरेडी S को लिया है, तो क्यों ऑलरेडी 12 है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो 4 + 3 7 +5 12, ये पॉसिबल नहीं है। +10, 7 + 10 17, ये पॉसिबल ही नहीं है इसका मतलब। ठीक है, ये वाला केस, क्योंकि इसमें जो S को और 4 लेते हैं, या तो R को अगर मैं 5 लूँ तो 12 आ रहा है, जो कि Q को ऑलरेडी अलॉटेड किया हुआ है, तो पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स यही केस पॉसिबल होगा। तो S होगा 5 + R = T। तो 8 + R, R को हम लूँ अगर 4 लूँ मैं, ठीक है, 4 ले सकता हूँ मैं। 8 + 4 12, हाँ ये पॉसिबल है ना। R को अगर मैं 4 ले लूँ, T फिर 12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 मैंने ले लिया, 5 + 3 8, 10 ले नहीं सकता, बस यही छोटा नंबर बचता है। और P की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर हमारी, 10। ठीक है, इस तरीके से। और क्या बचा हमारा, P + R - T। P + R 14 -T -12 = 2। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। आई थिंक अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चन थे। इस बार आई थिंक काफ़ी इजी था ये, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 23 में काफ़ी मुश्किल एग्जाम था सी सेट का। ठीक है, बट फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियोस को आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।